अब हम मोलर प्रेगनेंसी के क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिम्टम्स एंड देन साइंस। सिम्टम्स जो पेशेंट आपको आके बताएगा कि उसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, बेसिकली एक ट्रायड से शुरू होता है। क्लिनिकल फीचर्स एक ट्रायड से शुरू होंगे। ट्रायड में क्या होगा, सबसे पहले एमिनोरिया होगा, ठीक है। सेकेंड एब्डोमिनल पेन एंड देन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग कैन को एग्जिस्ट विद एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेसाइकल्स थ्रू वेजाइना, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फीचर क्या है इसका, मोस्ट कॉमन इज ब्लीडिंग। एंड श्योरेस्ट साइन क्या है मोलर प्रेगनेंसी का, ब्लीडिंग विद एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेसाइकल्स थ्रू वेजाइना, ठीक है। तो ग्रेप लाइक वेसाइकल्स आ जाएंगे। सेकेंड क्या होता है, पूरी मोलर प्रेगनेंसी का रोल किस पे अटका है, ट्रोफोब्लास्ट पे। और ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है, ट्रोफोब्लास्ट में दो पार्ट्स होते हैं, सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बीटा एससीजी रिलीज करती है। कब से स्टार्ट करती है, डे 8 ऑफ फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करती है। उसके बाद उसकी डबलिंग होती रहती है, हर 48 आवर्स में 66% राइज होता रहता है बीटा एचसीजी का। तो ये बोल रहा है कि अगर ये बढ़ता रहता है तो उसी के बेसिस पे जब इसमें इतनी ज़्यादा ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगी तो ज़्यादा बीटा एचसीजी बनेगा। ज़्यादा बीटा एचसीजी बनेगा तो बीटा एचसीजी का एक प्रॉपर्टी होती है, जो एचसीजी है वो फंक्शनली किसके सिमिलर होता है, FSH, LH एंड TSH, ठीक है। जब एचसीजी बढ़ेगा तो फॉलिकल्स ज़्यादा बनेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा मतलब उसके जैसा ये एनालॉग है इसका एचसीजी का। फॉलिकल्स ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो फॉलिकल्स के उससे होने से ओवेरियन सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थीका ल्यूटीन सिस्ट। LH से क्या होगा, ल्यूटिनाइजेशन ऑफ दीज फॉलिकल्स हो जाएगा। थर्ड इज TSH बढ़ेगा। TSH बढ़ेगा तो क्या होगा, थायरोटॉक्सिकोसिस फीचर्स आएंगे। और बीटा एचसीजी जब ज़्यादा बढ़ता है तो नोजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होगा। तो ये रीजंस हैं, TSH बढ़ने के कारण ही थायरोटॉक्सिकोसिस के फीचर्स आते हैं। तो इसलिए हम जब पेशेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें, कोई भी पेशेंट हमारे पास आती है, सबसे पहले हम उसका CBC कराएंगे। CBC क्यों कराएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं कितनी ब्लीडिंग होकर एनीमिया में तो नहीं चली गई, पेशेंट एनीमिक तो नहीं हो गई, ये देखने के लिए। दूसरा हम क्या देखेंगे, पेशेंट का बीटा एचसीजी का लेवल देखेंगे कि कितना बढ़ गया। जितना बढ़ गया उतनी सीवियरिटी बढ़ गई। अगर मोर देन 10⁵ बढ़ गया है तो क्या हो गया, वो कंप्लीट मोलर में जा रहा है, कंप्लीट मोल से और आगे बढ़ते बढ़ते वो GTN के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाएंगे, ये हो गया। दूसरा हमें पता चल जाएगा कि TSH का लेवल भी चेक करेंगे कि थायरोटॉक्सिकोसिस में तो नहीं जा रहा है पेशेंट। तीसरा, इस एचसीजी की वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो रहा है। इसी की वजह से क्या होता है, जो विलाई होते हैं, हमने बताया था विलाई 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई एंड टर्शियरी विलाई। प्राइमरी विलाई सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट से बनती थी। सेकेंडरी सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बन रही है। और टर्शियरी जो बन रही है वो सेकेंडरी विलाई प्लस ब्लड वेसल्स से बन रही है। अब जो ब्लड वेसल्स उसमें आ गई तो ब्लड वेसल्स भी तो उसमें नहीं, उसमें सेपरेटली काम कर पाएंगी, उनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई बेबी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम्स आएंगे, वो हम आगे प्री एक्लेम्सिया में पढ़ेंगे कि किस तरीके से होते हैं, वो किस तरीके से ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से प्री एक्लेम्प्टिक फीचर्स आते हैं, जो कि 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से हम देखते हैं कि प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स आते हैं। इसमें अर्ली ऑनसेट हो जाएगा, बिफोर 20 वीक्स हो जाएगा, ठीक है। फीटल मूवमेंट्स कोई पेशेंट को फील नहीं होगी, पेशेंट को फीटल मूवमेंट्स फील ही नहीं होंगे क्योंकि पूरा मोल से भरा रहेगा यूट्रस। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं साइन। साइन में क्या, जो हम देखेंगे, पेशेंट हमें बहुत सिक लगेगी, डिस्पनिक लगेगी, PA एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उसके इंस्पेक्शन पे क्या लगेगा, डोई फील ऑफ यूट्रस रहेगा। उसका जो यूट्राइन हाइट है इट मे बी यूट्राइन हाइट है वो इक्वल टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी या मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी अगर उसमें पूरे में मोल्स भरे हुए हैं, ठीक है, या फिर लेस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन भी हो सकती है। एक्सटर्नल बैलॉटमेंट एब्सेंट होगी, फीटल पार्ट्स आपको फील नहीं होंगे। फीटल मूवमेंट्स तो पेशेंट ने उसमें सिम्टम्स में बता दिया आपको, लेकिन साइन में फीटल पार्ट्स आपको फील नहीं होंगे। एक्सटर्नल बैलॉटमेंट नहीं मिलेगी, FHS नहीं आएगी पेशेंट की, फीटल हार्ट साउंड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे। PV करेंगे हम पेशेंट की तो क्या होगा, सबसे पहले तो ऑन एग्जामिनेशन ग्रेप लाइक वेसाइकल्स, या हम PV करने पे हमें ग्रेप लाइक वेसाइकल्स मिल जाते हैं, श्योरेस्ट साइन मिल गया। या फिर ओवेरियन सिस्ट हमें पाउच ऑफ डगलस में या दोनों साइड लैटरल फोसाज में
फॉर्निसेस में हमें लेटरल फॉर्निसेस में हमें ओवेरियन सिस्ट फील हो जाती है, वो हो सकता है, या इंटरनल बेलॉटमेंट मिलेगी नहीं पेशेंट को। ठीक है, ये हमें क्लिनिकल फीचर्स से पता चल जाएगा इसके देख के, पूरा एग्जामिन करके। उसके बाद हम देख रहे हैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है मॉलर प्रेगनेंसी की। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा कि बेबी में हार्ट रेट नहीं है, पूरे यूट्रस में बेबी पड़ा हुआ है और बेबी में हार्ट रेट नहीं है, तो हमें लगेगा कि मिस्ड अबॉर्शन है। पेशेंट अगर ब्लीडिंग करके आती है, ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया डायग्नोसिस से, हमें लगेगा कि मिस्ड अबॉर्शन है। पेशेंट ब्लीडिंग करके आती है, हमें लगेगा कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन में तो नहीं जा रही है पेशेंट, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेट करके हम पता लगाएंगे। दूसरा, फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी भी लग सकती है कि प्रेगनेंसी है पेशेंट को, उसके बाद एक सिस्ट ओवेरियन सिस्ट, उसको फाइब्रॉइड हो रखा है अलग से, क्योंकि बेबी उसमें डेड बेबी एक साइड में पड़ा हुआ है, तो फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी लग सकती है। दूसरा, ओवेरियन सिस्ट विद प्रेगनेंसी कैसे लग सकती है, थीका ल्यूटिन सिस्ट बनी हुई है, साथ में प्रेग्नेंट भी है फीमेल, तो हमें लगेगा ओवेरियन सिस्ट विद प्रेगनेंसी है। एक्यूट हाइड्रोमिनोज, पूरे मॉलर प्रेगनेंसी में पूरा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड पे, अब उसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, तो हमें लगेगा कहीं हाइड्रोमिनोज तो नहीं हो गया, इसलिए यूट्रस इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर यूट्राइन हाइट मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, तो हमें लगेगा हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉलर प्रेगनेंसीज इज हैमरेज, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी पेशेंट एनीमिया होते होते शॉक में चला जाएगा, दैट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड क्या हो सकता है, हमने कहा था TSH बढ़ रहा है, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिक स्टॉर्म भी हो सकता है। थर्ड है अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में तक जा सकती है पेशेंट। फोर्थ में पेशेंट को क्या होगा कि यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ है, ये मोल्स जो हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट करते रहेंगे, उसके एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सिरोसा तक, उसके बाद यूट्रस परफोरेट हो सकता है, तो परफोरेशन हो गया। थीका ल्यूटिन जो सिस्ट हैं वो इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं, कई बार वो अपने ही एक्सीज पे रोटेट कर जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ। फिर या फिर ये जो मॉल्स हैं वो बॉडी में आ जाएं, यूट्रस से एक्सपेल होके बॉडी में फैलना शुरू कर दे, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा, और अगर वो लंग्स में चले गए तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, या फिर आगे ये मॉलर प्रेगनेंसी चल के नियोप्लासिया में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक चीज़ और भी थी, ये एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है? एब्डोमिनल पेन तो इस वजह से हो रहा है, एक तो मॉल्स ज़्यादा बढ़ गए, यूट्रस ओवर स्ट्रैच हो गया पहला, या फिर यूट्रस एक्सपेल करने की टेंडेंसी होती है उसकी, तो यूट्रस एक्सपेल करना शुरू कर रहा है मोल्स को। तीसरा, अगर वो मोल्स पेनिट्रेट करते चले जाएंगे मायोमेट्रियम में, तब भी ज़्यादा पेन होगा, या इन्वेजिव टाइप का मोल है तभी भी पेन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो यहाँ तक हमारा हुआ। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है और किस किस बेसिस पे हम कीमोथेरेपी देते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे करेंगे। पेशेंट हमारे पास आई, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है, कितना ब्लड लॉस हो चुका है, बाय सेंडिंग CBC, कंप्लीट हीमोग्राम ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, उसका सीरम बीटा एससीजी देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, पार्शियल की साइड जा रही है, कंप्लीट की साइड जा रही है, या क्या है वो देखेंगे। यूपीटी तो उसका पॉजिटिव होगा, कई बार क्या होता है यूपीटी नेगेटिव भी होता है, दैट कैन बी फॉल्सली नेगेटिव यूपीटी। ठीक है, फॉल्सली नेगेटिव यूपीटी अगर आता है उसके लिए टर्म यूज होती है हुक इफेक्ट। हुक इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम जो टेस्ट किट बनी होती है, हम टेस्ट किट से जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम एक एंटीबॉडी टैग करके डालते हैं, उसकी जो साइट्स होती हैं सारी फिल हो जाती हैं। अगर वो ओवर सैचुरेट हो जाती हैं, ओवर सैचुरेट हो जाएगी तो एससीजी का लेवल शो नहीं होगा और वो फॉल्सली नेगेटिव शो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं हुक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव यूपीटी। ठीक है, तो सीरम बीटा एससीजी लेवल इसमें चेक करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट में से सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है सीरम क्रेटिनिन, क्रेटिनिन का चेक करेंगे। उसके बाद हमने कहा था बीटा एससीजी बढ़ रहा है, उसका एनालॉग क्या है, TSH, तो सीरम TSH और सीरम T4, फ्री T4 देखेंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में हो सकता है कि मोल्स आगे एम्बोलाइज होकर लंग्स तक चले गए, क्योंकि लंग्स आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एम्बोलिज्म। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखा सकता है। यूएसजी कराएंगे, एब्डोमेन की यूएसजी कराएंगे या TVS कराएंगे, जिसमें हमें मल्टीपल सिस्टिक स्पेसेस दिखाई देंगे, और वो जो सिस्टिक स्पेसेस दिखाई देते हैं उसमें गेस्टेशन सैक होगा। गेस्टेशन सैक का एक पैरामीटर होता है ट्रांसफर, बेसिकली
वो इक्वल होते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी डायमीटर इक्वल, मोर अप्रॉक्स इक्वल, या एपी डायमीटर ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रेशनल सैक का ट्रांसवर्स डायमीटर मोर बाय एपी डायमीटर की जब हम रेशो देखेंगे तो वो मोर देन 1.5 होगी। ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर बाय एपी डायमीटर की वैल्यू मोर देन 1.5 होगी गैस्ट्रेशनल सैक की। ठीक है, ये मॉलर प्रेगनेंसी में होगा। उसके बाद हम ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, क्योंकि कभी भी मोल्स एम्बोलाइज हो सकते हैं। दूसरा, यूएसजी गाइडेड होगा सारा ट्रीटमेंट। सेकेंड, आईवी बोर वाइड आईवी बोर कैनुला हम यूज़ करेंगे। 2 कैनुला ओपन करके रखने, एक से हम सैंपल्स लेते हैं, या कई बार एक ब्लॉक हो जाता है तब के भी चाहिए। ब्लड क्रॉस मैच लगा हुआ होना चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल अच्छा खासा ब्लड बैंक सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, पेशेंट शॉक में जा सकती है। अगर वो इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग हो जाती है तो हमें हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, और अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो इंटरइलियक लाइगेशन भी करनी पड़ सकती है। तो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करेंगे। अगर वो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी तो एंटी DB लगा देंगे। उसके बाद सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे बाय 10 to 14 mm कार्मन्स कैनुला। ठीक है, सक्शन कर देंगे। उसके बाद सक्शन के बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो हम हिस्टेरेक्टमी तक जाएंगे। हिस्टेरेक्टमी के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन यही है, इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग। सेकंड है कि इन्वेजिव मोल हमें लग गया, कि अगर आगे चल के पता चलेगा कि अगर वो मोल में ही इन्वेजिव मोल हो गया, या फिर जो हम मेलिग्नेंसी वाले पार्ट में पढ़ेंगे PSTT, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोप्लास्टिक ट्यूमर, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कीमोथेरेपी से वो ट्रीट नहीं होता, ओनली ट्रीटमेंट इज हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, तब हम हिस्टेरेक्टमी करेंगे। उसके बाद हमने सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया पेशेंट का। अब हमारे पास कोई भी पेशेंट है, उसका मैंने सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया। इवैक्यूएशन करने के बाद पेशेंट को ये कि मैं घर भेज दूंगी, कुछ देखूंगी नहीं, उसका चेकअप करना है। पेशेंट को सर्विलेंस HCG, बीटा HCG सर्विलेंस बोलते हैं इसे हम। बीटा HCG सर्विलेंस में हम क्या करेंगे, बीटा HCG का सर्विलेंस होगा, जिसमें हम सीरम, यूरिन एंड सीरम का टेस्ट करेंगे। क्या करते हैं, जिस दिन हमने सक्शन इवैक्यूएशन किया उससे पहले हम एक बार बीटा HCG चेक कर लिया, सक्शन कर दिया पेशेंट का। उसके बाद पेशेंट को 48 आवर्स के बाद फिर दोबारा से उसका बीटा HCG लेंगे। उस हम बीटा HCG को बोलते हैं इनिशियल बीटा HCG या बेसलाइन बीटा HCG। ये टर्म याद रखेंगे हम, 2 डेज के अंदर इनिशियल या बेसलाइन बीटा HCG। इसे इनिशियल या बेसलाइन बीटा HCG क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं फॉर फर्दर सर्विलेंस। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का हमने देख लिया बीटा HCG कितना है। हर 2 वीकली हम पेशेंट को बुलाएंगे टिल जब तक कि वो नॉर्मल ना हो। ठीक है, ब्लड में, सीरम में उसका यूरिन बीटा या यूरिन में बीटा HCG का लेवल चेक करते रहेंगे। 2 वीकली हम देखेंगे, वो हमेशा डिक्रीजिंग पैटर्न में आता जाएगा। तो ये इसका सर्विलेंस का तरीका है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मोस्टली क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गाइडलाइंस कहती हैं, एक ACOG गाइडलाइन, एक सेकेंड, ACOG गाइडलाइंस कहती है कि पार्शियल मोल में 7 वीक्स में बीटा HCG की वैल्यू नॉर्मल हो जाती है आफ्टर सक्शन इवैक्यूएशन, लेकिन कंप्लीट मोल में 9 वीक्स में नॉर्मल हो जाती है। बीटा HCG की वैल्यू नॉर्मल हो जाती है अकॉर्डिंग टू ACOG गाइडलाइंस, बट बाय RCOG गाइडलाइंस उसने उन दोनों का कॉमन ले लिया है, कोई सेपरेट नहीं किया दोनों मोल्स को। उसका हो गया 8 वीक्स। तो हम 8 वीक्स अगर हम एज एक जनरल मान के चलें तो 56 डेज हो गए यहाँ 8 वीक्स पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हमने इनिशियल या बेसलाइन बीटा HCG से कंपेयर कराते कराते 2 वीकली इंटरवल्स पे हम देखते रहेंगे। 56 डेज में 56 डेज में ये कंप्लीट नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन उसके भी अलग से अगर नहीं होता है तो भी हम आगे फिर उसका सर्विलेंस बढ़ाते रहेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता बीटा HCG की वैल्यू, तब तक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पेशेंट को मना कर देते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन की भी अलग क्राइटेरिया है। अगर 56 डेज के अंदर बीटा HCG का नॉर्मल लेवल हो जाता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ इवैक्यूएशन टिल 6 मंथ्स
पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के लिए बोलेंगे। अगर बीटा एचसीजी की वैल्यू मोर देन 56 डेज के बाद नॉर्मल होती है तो हम कॉन्ट्रासेप्शन किस दिन से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ बीटा एचसीजी लेवल। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? लेवल ऑफ बीटा एचसीजी अगर लेस देन इक्वल टू 56 डेज में नॉर्मल हो रहा है या मोर देन 56 डेज में नॉर्मल हो रहा है, मोर देन में हो रहा है तो हम 6 मंथ्स का कॉन्ट्रासेप्शन पीरियड मान के चलेंगे फ्रॉम डेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ एचसीजी। और इसमें हम क्या करेंगे? 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इवैक्यूएशन, ठीक है। ये इसका प्रोटोकॉल चलाएंगे। कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन में 4 मेथड्स हैं, बैरियर, कंबाइंड ऑसिपिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स एंड आईयूसीडीज। बैरियर मेथड के फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। कंबाइंड मेथड के साथ एक साइड इफेक्ट है कि पेशेंट को रिस्क बढ़ जाता है नियोप्लाजिया होने का। प्रोजेस्ट में मिनिपिल्स यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डाइथाइस्टिलबेस्ट्रॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है स्पॉटिंग। इम्प्लांट्स लेस कॉमनली हैं जो यूज किए जाते हैं। आईयूसीडी कभी यूज नहीं की जाती, सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी नहीं यूज की जाती क्योंकि परफोरेशन का रिस्क होता है, यूट्रस बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो हम इन सब मेथड्स को फॉलो करते हुए कॉन्ट्रासेप्शन का ये हमें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पेशेंट को काउंसल करना है कि पेशेंट कंसीव ना करे 6 मंथ्स तक, डिपेंडिंग ऑन द डे कि कब तक बीटा एचसीजी उसका नॉर्मल हुआ है, विद इन 56 डेज हुआ है या आफ्टर 56 डेज हुआ है, और किस तरीके से उसका सर्विलेंस करना है वो याद रखना है हमें कि पहले 2 डेज का करना है बीटा एचसीजी, फिर उसके बाद 2 वीकली इंटरवल्स पे करना है, ठीक है। उसके बाद कीमोथेरेपी हमें मोलर प्रेगनेंसी में नहीं करने की जरूरत होती, लेकिन कुछ केसेस में करनी पड़ती है। कब करेंगे हम? या तो प्लेटू मेंटेन हो जाए बीटा एचसीजी का। प्लेटू कैसे देखेंगे हम? कंसेक्यूटिव वीकली इंटरवल्स पे जब हम देख रहे हैं कंसेक्यूटिवली प्लेटू बन जाता है वीकली इंटरवल्स पे। डे 1 पे देखा, डे 7 पे देखा, डे 14 पे देखा, डे 21 पे देखा। अगर उसके बाद एक प्लेटू मेंटेन होता जा रहा है तो हमें कीमो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टुवर्ड्स नियोप्लाजिया। सेकेंड है राइजिंग ट्रेंड होता जा रहा है विद इन 3, अगर आप 3 भी उसकी रीडिंग्स लेते हो उसमें भी 1, 7 एंड 14, डे 1, डे 7 एंड डे 14 पे उसकी वैल्यूज राइज होती जा रही हैं तो भी, या एबनॉर्मल वेजाइनल हैवी ब्लीडिंग होती जा रही है, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग है तभी भी हम कीमो दे देते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि वो नियोप्लासिया में जाने के चांसेस हैं। या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या मैट्स के चांसेस बढ़ गए हैं, मैट्स आपको दिखने लग गए हैं, मोर देन 2 सेंटीमीटर की ओपेसिटी दिखने लग गई है कहीं, या फिर हिस्टोलॉजिकल आपने एविडेंस देख लिया कि वो कोरियोकार्सिनोमा में ही कन्वर्ट हो गया, तो हम कीमो दे देंगे। कीमो के लिए मोस्ट कॉमन रेजीम है मीथोट्रेक्सेट देते हैं। अगर पेशेंट उससे रेजिस्टेंट है या उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम एक्टिनोमाइसिन डी दे देंगे, ठीक है। तो यहां तक का ये प्रोटोकॉल इसमें था। उसके बाद मेन कीमोथेरेपी का रोल शुरू होता है नियोप्लासिया में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नियोप्लासिया।